स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। चरय वेति भविष्य का अगला ही क्षण कौन सा संदेश लेकर जीवन में आएगा, इसे कोई जान पाया है क्या? इसे ना जान पाने की पीड़ा में जो सुख छिपा होता है, या फिर जान लेने के आह्वान में जो दर्द अंतर्निहित होता, इन दोनों स्थितियों में कोई बुनियादी भेद नहीं होता। हम भविष्य को जानने का सुख चाहते हैं क्योंकि अतीत के दर्द से मुक्ति की कामना हमारे भीतर पलती है। कौन जाने, कभी शायद इसीलिए रूसो ने कहा था कि अतीत ही भविष्य का सबसे बड़ा मसीहा होता है। हम भविष्य के अगले पल से नावाकिफ होने की पीड़ा से गुजरते हुए अतीत के उत्खनन में सुख का भी अनुभव करते हैं कि परंपरा से हम पूरी तरह अविच्छित नहीं हुए। मन में ये सारे द्वंद्व ना हो तो जीने का आनंद भी ना रहे। भेद के बने रहने का भी अपना आनंद तो होता ही है। सब कुछ खुला खुला हो, जीवन में कुछ बंद रहस्य ही ना हो तो जीने का आस्वाद बिगड़ जाता है। सुख दुख की चाह मनुष्य की स्वाभाविक परिणति है, किंतु किसी एक की चाह में अपने को घेर लेने पर जीवन की गति रुक जाती है और उसका आनंद भी तिरोहित हो जाता है। एक सामान्य जीवन की नियति में सुख दुख का आरोह अवरोह चलता रहता है, किंतु आयु के उत्तरांश में पहुंच जाने के बाद जीवन की स्थितियां सम होने लगती हैं। कुछ कुछ ऐसे कि मन में यह भाव आने लगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। यह संतृप्त भाव है जिसका स्वाद सभी नहीं पाते। मैं इसका स्वाद पा रहा हूँ। स्वामी अखंडानंद जी महाराज के दर्जनों ग्रंथों के पारायण के दौरान जो सूक्तियाँ मैंने चिन्हित की थी, उसके अनमोल रत्न नाम से 2 खंडों में मेरी किताब छप चुकी है। 5 छपने शेष हैं। अनमोल रत्न में संग्रहित उन सूक्तियों को मैं बार बार पढ़ता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि वे मेरे जीवन की अनुभूतियों के सत्यांश हैं। गीता, उपनिषद जैसे सद्ग्रंथों पर टीका व्याख्यान करते हुए स्वामी अखंडानंद जी महाराज के श्रीमुख से वे सूक्ति सृजित हुए होंगे, तो जीवन के उत्तरांश की अनुभूतियों का जो स्वाद उन्हें मिला होगा, कुछ कुछ वही अब मैं महसूस करने लगा हूँ। अगले क्षण क्या होना है, मुझे इसकी चिंता नहीं रहती। वर्तमान में मुझसे जो अपेक्षा होती है, उसकी पूर्ति में मैं बाधक नहीं बनता। भविष्य की चिंता में वर्तमान को क्यों रुष्ट करूं? इस बार जब मैं सप्तनिक दिल्ली आया तो मुझे कहाँ मालूम था कि भविष्य ने मेरे लिए वहाँ क्या तैयारियां कर रखी हैं। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। यही दशा विगत अप्रैल मई की दिल्ली यात्रा में मेरी हुई। मेरे जमाता को एक लंबी यात्रा में लंदन तथा शिकागो जाना था। उनके सामने एक समस्या आई कि वे अपनी बेटी को अकेले छोड़ कैसे यात्रा पर निकलेंगे। समाधान की दिशा में एक कारगर विकल्प यह निकला कि मैं और मेरी पत्नी उनके लंबी यात्रा पर रहने तक उनकी बेटी यानी मेरी नतनी अम्बालिका के साथ दिल्ली में रहें। यही हुआ। अम्बालिका के साथ रहने के लिए मैं सप्तनिक दिल्ली जा पहुंचा। दिल्ली हम लोग जल्दी ही आराम पूर्वक पहुंच गए और कंपनी से मिले उसके विशाल भवन में रहने लगे। आयु के चौथेपन में पहुंचकर व्यक्ति फिर से अपने बचपन को जीने लगता है। अम्बालिका के साथ रहते हुए कुछ ऐसा ही हमने अनुभव किया।
एक दिन वहाँ मेरी मुलाकात अपने बहनोई लल्लू बाबू यानी उमेश प्रसाद वर्मा, ग्राम शिकारपुर, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार से हो गई। वे दिल्ली में थे। हालचाल के बीच उन्होंने कहा, भाई साहब, मेरा पौरुष ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत तंग कर रहा था। बार बार पेशाब करने जाना पड़ता था। इसीलिए दिल्ली के प्रसिद्ध अपोलो अस्पताल में भारत के प्रथम सर्जन डॉक्टर अजीत सक्सेना से ऑपरेशन करा लिया। लल्लू बाबू की बात मुझे अच्छी लगी। यूं भी यह बीमारी अक्सर लंबी उम्र वाले व्यक्तियों को होती है और इस ओर ध्यान नहीं देने पर यह छोटी सी लगने वाली बीमारी कैंसर तक में बदल जाती है। संयोग कुछ ऐसा रहा कि उन्हीं दिनों मेरे एक दूसरे रिश्तेदार एवं मेरे परम स्नेही अलख कुमार सिन्हा से भी भेंट हो गई। बातचीत में पता चला कि उन्होंने डॉक्टर सक्सेना से ही अपोलो अस्पताल में अपनी पौरुष ग्रंथि का ऑपरेशन करवाया था और अब एकदम अच्छे हो गए हैं। लल्लू बाबू तथा अलख बाबू की भेंट से लगा कि मुझे भी यह ऑपरेशन लगे हाथ करवा ही लेना चाहिए। मेरा भाव जानकर उन दोनों ने मिलकर डॉक्टर सक्सेना से मेरा अपॉइंटमेंट करा दिया। डॉक्टर सक्सेना ने मेरा कई तरह से टेस्ट करवाया और तय किया कि मेरे लिए यह शल्य चिकित्सा तुरंत करा लेना ही उचित होगा। सब कुछ यंत्रवत होता जा रहा था। एक निश्चित तिथि को मैं अपोलो अस्पताल में भर्ती हो गया। प्रतिदिन 4,250 रुपये के हिसाब से मैंने एक कमरा ले लिया। अपोलो में भर्ती होने के बाद पता चला कि मेरे शरीर में नमक की मात्रा में कुछ गड़बड़ी हो गई है। इसीलिए उसे ठीक कराकर ही शल्य चिकित्सा संभव है। फिर डॉक्टर चंद्रा ने मेरा केस लिया और नमक की मात्रा की गड़बड़ी को ठीक करने में भिड़ गए। नमक के अलावा मैं मधुमेह का भी पुराना मरीज रहा हूँ। उसे भी डॉक्टर चंद्रा को ठीक करना पड़ा। जब मेरे खून में नमक और चीनी की मात्रा ठीक हो गई तो डॉक्टर चंद्रा ने इसकी सूचना डॉक्टर सक्सेना को देते हुए झट मेरी सर्जरी कर देने का अनुरोध उनसे किया। डॉक्टर सक्सेना ने वैसा ही किया। डॉक्टर सक्सेना ने मेरी शल्य चिकित्सा में हाथ लगाया और 2 घंटे के भीतर लेज़र यंत्र से मेरी पौरुष ग्रंथि का ऑपरेशन कर दिया। ना छुरी लगी, ना मुझे बेहोश किया गया। सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया के सहारे ही पूरा ऑपरेशन संपन्न हो गया। हाँ, उस दौरान मेरी नाक पर एक ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ था, जिसकी सहायता से मैं सांस ले रहा था। मेरी बगल में एक टीवी मशीन रखी थी, जिसके स्क्रीन पर मैं कभी कभी सिर घुमाकर आंखों से सब तमाशा देख लिया करता था। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की करामात से मैं अभिभूत था। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर सक्सेना ने मुझसे कहा था, आपका ऑपरेशन सफल हो गया। अब आपको मैं रिकवरी के कमरे में भेज रहा हूँ। जैसा डॉक्टर सक्सेना ने कहा, मैं ऑपरेशन थिएटर से रिकवरी कमरे में भेज दिया गया। बीच बीच में डॉक्टर सक्सेना आते थे और मेरा हाल पूछ जाते थे। जब मेरे पैरों एवं कमर में सुई का प्रभाव कम होने लगा तो मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। वहाँ मेरी पत्नी शीला, बेटी मंजरी तथा मेरा पुत्र समीर प्रमथराज सिंह मौजूद थे। अपोलो अस्पताल में मेरी पत्नी, बेटी तथा पुत्र समीर ने मेरी अगाध निष्ठा से अटूट सेवा की। उन सब की सेवा भावना ने मुझे गहरे अभिभूत कर लिया। भूमंडलीकरण के इस युग में बाजारवाद के हमले ने रिश्तों को जिस प्रकार से क्षत विक्षत करना शुरू कर दिया है, उससे हमारी संस्कृति पर भी गहरा संकट आ खड़ा हुआ है। आए दिन अखबारों में पारिवारिक रिश्तों के विघटन एवं हत्याओं से संबंधित खबरें पढ़कर मन कसैला हो उठता है। पुत्र को पिता की खबर नहीं रहती तो पिता आजीवन पुत्र बनाने के बजाय धन जोड़ने में लगा रहता है। सारे रिश्ते छिन्न भिन्न हो रहे हैं। ऐसे समय में बेटा बेटी की अहर्निश सेवा ने
मुझे आत्मविमुग्ध कर दिया। मुझे लगा ही नहीं कि मैं अस्पताल में हूँ। फिर मेरे एक अन्य रिश्तेदार जो रांची के रहने वाले हैं तथा इस समय अपोलो में ही विख्यात न्यूरोसर्जन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑपरेशन थिएटर से लेकर मेरे कमरे तक में पूछताछ करने बराबर आते रहे तथा मेरी हर सुख सुविधा का उन्होंने ख्याल रखा। उनकी इस हार्दिकता ने भी मुझे आभारी बना लिया। मेरे बड़े भैया, लंदन और अमेरिका में रहने वाली मेरी दोनों बेटियां, मेरी दो बहनें नलिनी श्रीवास्तव एवं निर्मल वर्मा तथा पटना से मेरी भतीजी रंजना एवं डॉक्टर शिवनारायण मेरा हालचाल कमरे में रखे टेलीफोन से बराबर पूछते रहे। जब तक मैं अपोलो अस्पताल में था, डॉक्टर अजीत सक्सेना तथा डॉक्टर चंद्रा बराबर मेरे कमरे में आते और मुझे देखते रहे। वहाँ मेरे अंदर रबर के कैथेटर पहना दिया गया था, जिससे ब्लैडर बराबर साफ होता रहता था। पहले कुछ खून लिए गए, फिर साफ पेशाब होने लगा, जो एक पाउच में गिरता था और जिसे सफाई कर्मचारी आकर बराबर साफ कर देते थे। थोड़े समय बाद डॉक्टर सक्सेना ने कैथेटर वगैरह सब निकाल दिया तथा पलंग से उठकर बाथरूम में पेशाब करने को कहा। सोमवार 7 मई को ऑपरेशन हुआ और बुधवार को डॉक्टर सक्सेना ने मुझे घर भेज दिया, इस हिदायत के साथ कि आप ज़्यादा समय बैठे नहीं और रात का समय छोड़कर सोएं भी नहीं। मोटर से कहीं बाहर भी आना जाना नहीं करें। 10 दिनों बाद फिर आइए तो मैं आपको पटना जाने की इजाज़त दे दूंगा। घर या लॉन में ही टहलें, कहीं बाहर ना निकलें। मैंने वैसा ही किया। 10 दिनों बाद पुनः अपोलो गया। डॉक्टर सक्सेना ने अपनी जादुई हथेली से मेरे शरीर के 3 हिस्सों, पेट के नीचे पेडू आदि पर स्पर्श किया और कहा, आप बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, आप बेफिक्र होकर पटना जाइए। मेरी आंखों में आभार के आंसू छलछला आए थे। मेरा गला भर आया था। सिर्फ उन्हें हाथ जोड़े हुए बाहर निकल आया। फिर डॉक्टर चंद्रा से भी विदाई ली और लिफ्ट से नीचे उतर आया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी विदाई ली थी। अपने जमाता के बंगले पर लौटते ही पटना वापसी की तैयारी करने लगा। सारी स्मृतियां संजोए एक दिन पटना पहुंच ही गए। यहाँ आने पर भी स्मृतियां मिटी नहीं। डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि जो रात दिन एक कर अपनी सेवाएं वहाँ के मरीजों को देते रहते हैं तथा वहाँ के सभी ग्रेडों के कर्मचारियों की भी याद मुझे आती रही। उनकी सेवाओं का स्मरण कर आंखें भर भर आतीं। अपोलो अस्पताल में हर तबके के मरीजों की सेवाएं होती हैं। वहाँ खुला वार्ड भी है। अपोलो जैसा अस्पताल तो देश के हर राज्य में खुलना चाहिए तथा इलाज के दौरान अपोलो के चिकित्सकों की तरह का ही समर्पित जीवन सभी डॉक्टरों में होना चाहिए। व्यवसाय में पैसा मिल सकता है, पर सेवा का सुख नहीं। अपोलो में मेरी जो सेवा हुई उसे क्या मैं कभी विस्मृत कर सकता हूँ? दिल्ली गया था नतनी अंबालिका के साथ रहने। तब कहाँ जानता था कि वहाँ मुझे अपना ऑपरेशन कराना पड़ेगा और अपनी सेवा के लिए अनेक अनेक लोगों का आभार लेकर पटना लौटना पड़ेगा। जीवन में सुख दुख का संभाव व्यक्ति की जिजीविषा को कितना उत्तप्त कर देता है। जीवन में किसी से कुछ ले लेना या फिर किसी को कुछ दे देना, यह लेन देन का व्यापार जीवन में गतिशीलता तो ला सकता है, किंतु उसे संतृप्त नहीं कर सकता। संतृप्त का भाव जीवन में सेवा, त्याग, करुणा जैसे सद्मूल्यों के अर्पण से आता है, जो आज के भागम भाग के जीवन में दुर्लभ होता जा रहा है। हमारी संस्कृति में ये ही मूल तत्व हैं, जिनसे हमारे जीवन की मूल धारा प्राण पाती है। आज इसका क्षरण हो रहा है।
अपने इस बार के दिल्ली प्रवास में अपोलो में रहते हुए मुझे जो सेवा मिली, अपनों की करुणा मिली, वहाँ के चिकित्सकों में जो त्याग भाग देखने को मिले, उन सब से मैं अभिभूत हो गया और महसूस किया कि जीवन में इसकी कितनी आवश्यकता है। यही चीज़ें हैं जिनसे मनुष्य में मनुष्यता आती है। काश आज की आपाधापी से उबर कर इसी मनुष्यता की ओर हमारी वापसी हो पाती। किंतु जीवन का अगला ही क्षण हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है, भला इसे अब तक कोई जान पाया है? शायद इसीलिए संतों ने कहा, चरय वेति चरय वेति। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।